सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो है फोटोसिंथेसिस में टिल नाउ क्या कर लिया है, हमने किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या लाइट फेज, जिसमें क्या होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये हमने करा, दो फॉर्म्स में एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को यूज करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स बनाए जाते हैं और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड्स बनाकर ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज, दैट इज फूड। तो फूड बनाने का काम है डार्क रिएक्शन में और फूड बनाने के लिए एनर्जी बनाने का काम है लाइट रिएक्शन में। फिर हमने कल किया था कि लाइट रिएक्शन को हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो फेजेस में हम इसको पढ़ सकते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग से H2O जब स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग है, इससे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट हुए हैं, ये घूम फिर कर कभी भी वापस अगर नहीं आते तो ये नॉन साइक्लिक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाए तो वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होना, फॉस्फोराइलेशन माने फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना। फिर हमने इसका पूरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कल हमने चार्ट जो है वो पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं दोनों ही फोटो सिस्टम। यहां पर पहले जो है काम करेगा फोटो सिस्टम 1, PS1। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के साथ उसके कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हमने पढ़े थे, ये सब मिलकर बनाते हैं फोटो सिस्टम 1। ये कल हमने किया था। और ये जो है यहां पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये भी अगेन सेम वही है, क्लोरोफिल ए और उसके कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स। दोनों में हमने कल किया था फर्क क्या होता है कि फोटो सिस्टम जो 1 है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को और फोटो सिस्टम जो 2 है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर को। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ काम करता है फोटो सिस्टम 1, लेकिन यहाँ पर नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें काम करेगा सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2। कैसे, तो ये देखते हैं, ये मैं बना रही हूं फोटो सिस्टम 2। ये इसमें क्लोरोफिल ए और ये इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये बन गया हमारा फोटो सिस्टम 2। अब होता क्या है कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का पहला जो है प्रोसेस वो क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, फोटो मींस लाइट एंड लाइसिस मींस टूटना। तो लाइट की प्रेजेंस में जो है वो टूट जाना किसी चीज का, यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड OH आयंस और बीच में से निकलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर ये कहा जाते हैं
फोटो सिस्टम 1 पर। कब जाएंगे? जब यहाँ पर पड़ेगी सनलाइट। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो गए और ये एक्साइट होकर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए की बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं और ये अब कहाँ पहुंचते हैं? क्लोरोफिल ए से होते हुए इनको जो है रिसीव कर लेता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक सब्सटेंस दैट इज कोएंजाइम क्यू। ये पहला वो सब्सटेंस है जो इनको रिसीव करेगा, कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे ट्रांसफर कर देता है टू प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन जो है अगेन इसको ट्रांसफर कर देता है बिना कुछ किए इनटू साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 इनको ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स साइटोक्रोम F। अब फायदा क्या होता है? साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जाते हुए यहां पर तैयार हो जाएगी एनर्जी, यानी कि ADP और फॉस्फेट उसमें ऐड होकर क्या बना देगा? ATP। ठीक है, तो यहां पर एक ATP हमारा तैयार हो गया। अब क्या होता है कि ये जो साइटोक्रोम F है ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रखेगा। तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अभी भी नहीं रखेगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड्स प्लास्टोक्विनिन। अब ये प्लास्टोक्विनिन क्या करता है? ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रखेगा, ये इनको आगे फॉरवर्ड कर देता है टुवर्ड्स फोटोसिस्टम 1। तो अब यहां पर फोटोसिस्टम 1 ऑपरेट करना शुरू कर देगा। फोटोसिस्टम 1 अगेन क्या है उसके अंदर? उसके अंदर है क्लोरोफिल ए और उसके एसेसरी पिगमेंट्स। अब ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्लोरोफिल ए जो है ये अगेन फिर से एक्साइट हो जाता है और फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर को स्टार्ट कर देगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको अब कौन जो है वो लेगा? दैट इज फेरोडॉक्सिन, FD, फेरोडॉक्सिन। 4 इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन ने रिसीव कर लिए। फिर ये फेरोडॉक्सिन जो है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये भी अपने पास नहीं रखता है, ये अगेन इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है टू, सॉरी यहाँ पर था फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड इट इज फेरोडॉक्सिन। अब ये जो फेरोडॉक्सिन है ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये इसको फेरोडॉक्सिन जो है ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को आगे दे रहा है, अब किसी सब्सटेंस को नहीं दे रहा, ये दे रहा है रिड्यूसिंग एजेंट को, NADP को। जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये NADP ने उठा लिए। अब ये जो NADP है इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रख सकता, प्लस इसके पास यहाँ पर जो वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आया था ना, ये हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन संभालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के 2 थे एटम्स वो भी इसके साथ आकर मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाता, ना ही आगे ट्रांसफर कर पाता है। तो यहाँ पर NADP अब कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH2। तो ये 2 NADPH2 यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। बस जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फोटोसिस्टम 2 से चले थे वो कभी भी वापस फोटोसिस्टम 2 के अंदर लौटकर नहीं आते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम इसको एक टेढ़ा करके इस व्यू से देखें तो यहाँ पर एक Z शेप का, इस तरह से अगर आप कहें तो ये एक Z शेप की जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है दैट इज Z स्कीन। ठीक है, साइंटिस्ट को ये Z दिख रहा है, हमें ये N दिखता है, N भी नहीं रादर स्मॉल लाइक अ M। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट को ये Z शेप में दिखा है इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया है Z स्कीन। अब हुआ क्या इसके अंदर? फिर से जैसे मैंने कल साइक्लिक में बताया था, नॉन साइक्लिक में भी वही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्साइट करके इधर से उधर ट्रांसफर करने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ
कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ आते हुए यहाँ पर ATP बन गया और यहाँ पर हमारे पास क्या तैयार हो गए, NADPH2। हमने अभी पिछले जो है इस पेज पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें लाइट रिएक्शन में क्या बनाना है, ATP एंड NADPH2। ये जो ATP थे ये बन गए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, और NADPH2 और ATP दोनों ही बन गए थ्रू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब एनर्जी जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। डाउट? नो मैम। नो क्लियर है? मैम। करें आगे? यस मैम। महक, यस मैम। महक, नमरीत है बीच में? नो मैम। ठीक है, जो बच्चे ये पहली बार ही कर रहे हैं उनको क्लियर है सारा? अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो तरीका है जिससे कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड बनाते हैं एटीपी यूज कर एनर्जी यूज कर जो उन्होंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनाई थी। डार्क रिएक्शन जो है वो अलग अलग तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरीके से काम करता है। डार्क रिएक्शन को सबसे हमारे कॉमन प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स पर स्टडी किया गया बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स पर डार्क रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया। तो जो केल्विन साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन एक ही पर्सन है, तो उन्होंने मेल्विन केल्विन ने अपने नाम से ही इसका नाम रख दिया केल्विन साइकिल। प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाते हैं उनको कहा गया, उस प्रोसेस को कहा गया केल्विन साइकिल, या इसको हम डार्क साइकिल के नाम से भी एग्जाम क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। एक और इसका नाम है दैट इज C3 साइकिल। C3 मतलब 3 कार्बन। एक्चुअली होता क्या है कि इस जो केल्विन साइकिल है या डार्क साइकिल है, C3 साइकिल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए इस साइकिल का नाम हमने C3 साइकिल भी रख दिया है। तो देखते हैं ये C3 साइकिल में क्या क्या होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए थी, हमने बना ली। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के पास है ही है। स्ट्रोमा के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल जो है ये चलेगा। और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज की जरूरत है, पानी तो है ही ऑलरेडी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हमने यूज कर लिया। और क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको यूज करके हम बनाएंगे प्लांट का फूड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6। क्या होता है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है ये जो फूड बनता है इसके साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ये किस में से आती है? ये आती है वाटर में से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मतलब इसका कार्बन और ऑक्सीजन किस काम आ रहा है? ग्लूकोज बनाने के। तो एक्चुअल में डार्क रिएक्शन में हमने क्या करना है, ये एक कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ही दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा कार्बन, और ऐसे करते करते हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कार्बन उठाएंगे और ये C6 ग्लूकोज का C6 बना देंगे। H12O6 हमें वाटर से मिल जाएगा। और इन तीनों को हम जो ATP NADPH2 हमने बनाया था उसकी एनर्जी से तीनों को हम बॉन्ड्स में जोड़ देंगे और ये हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? ग्लूकोज। कैसे होगा कि स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी एक कंपाउंड होता है RUBP। RUBP क्या है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड है बेटा, केमिकल कंपाउंड है RUBP। ये सबसे पहले जो है रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंपाउंड के अंदर ऐड हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन।
तो ये जो कार्बोक्सिलेशन है ये करवाने वाला एक एंजाइम है। आपको पता है किसी भी चीज को कन्वर्ट करने में, किसी भी चीज में एक प्रोडक्ट को जो है अगर हम एक सबस्ट्रेट को अगर हम एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम। तो यहां पर भी लगेगा एक एंजाइम, दैट इज रुबिस्को। ये है एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहा है इनटू आरयूबीपी। तो आरयूबीपी की कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम का नाम क्या हो गया, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं रुबिस्को। आरयूबीपी जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, तो इन दोनों को मिलाकर एक पहला कंपाउंड बनता है, दैट इज एन अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। अनस्टेबल क्यों, एक कार्बन इसकी 5 कार्बन इसकी मिलकर 6 कार्बन वाला कंपाउंड तो बन जाता है, लेकिन वो एज इट इज नहीं रहता, बनते ही वो इमीडिएटली अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, खुद को स्प्लिट करा लेता है 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स के अंदर, 3PGA, 3 कार्बन वाला कंपाउंड PGA। PGA स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कह दिया जाता है। 3PGA ये 6 कार्बन वाला था, तो ये 3 कार्बन वाले दो कंपाउंड्स में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इससे बनेंगे, क्योंकि एक फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन है, टोटल कार्बन कितने थे 6, तो उसको करने के लिए एक नहीं 2 में ये स्प्लिट हो जाता है। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, प्रतिभा एनोनेशंस बंद करो। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है आरयूबीपी का 3PGA के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना इज कार्बोक्सिलेशन। तो ये C3 साइकिल का पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। अब क्या होगा, ये जो 3PGA है इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे, पहला होगा रिडक्शन और दूसरा होगा इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। कैसे, यहां पर जो 3PGA है इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के लिए हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट हमने अभी तैयार किया है NADPH2। तो यहां पर जो NADPH2 है, NADPH2 अपनी हाइड्रोजन को छोड़ देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADP के अंदर। एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए एक NADPH2 चाहिए, लेकिन यहां पर कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2, तो यहां पर 2 NADPH2 2 NADP में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बचेगी ना, ये जो है ये कहां जाएगी, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर ऐड हो जाएगी। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता, इट विल बिकम फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये भी अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड लिखते हैं। अब अगर एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर एक NADPH2 डालें तो एक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। यहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, हमने 2 NADPH2 डाले, तो यहां पर ये भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। प्लस यहाँ पर एक और काम होता है, यहाँ पर जो ATP है वो भी खर्च होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। कैसे, यहाँ पर जो है ATP जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू ADP, कितने, 2, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए एक, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए 2 ATP, तो 2 ATP खर्च होकर 2 ADP यहाँ पर बन रहे हैं। अब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। तो ये क्या है हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज रिडक्शन।
लेकिन रिडक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और हो रही है, एटीपी का फॉस्फेट हटाया जा रहा है। अगर एटीपी में फॉस्फेट डालना तो फॉस्फोराइलेशन, अगर इसको हटा दो तो डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों स्टेप देखा जाए तो एक साथ ही यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होगा, लास्ट थर्ड स्टेप, जो ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये अगेन बनाएगा रुबिस्को, यानी कि रीजेनरेशन करेगा रुबिस्को की। तो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ C3 और कैल्विन साइकिल, दैट इज रीजेनरेशन। फिर से फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट तैयार हो रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ बना, ग्लूकोज बनेगा ये यहाँ पर इस स्टेप में। जो ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ना, ये अपनी फॉर्म्स जो है वो चेंज करता है, अपने जो है अपने आप को मॉडिफाई करता है, और उस मॉडिफिकेशन से ये बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। यहां पर कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन को हमने फिक्स किया, कितना तो रीजनरेट ही हो गया, 5 कार्बन तो इसको दे ही दिए। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन कौन सा था हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ना। तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज बनाने के लिए अभी एक ही कार्बन ऐड किया है। हमें कितने कार्बन चाहिए, 6। तो फिर से ये सारा साइकिल रिपीट होगा। RUBP फिर से एक नई ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ये फिर से जो है इस तरह से ग्लूकोज के पास एक और कार्बन देगा। 3, 4, 5, 6 बार ये साइकिल रिपीट होगा तो जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होगा। तो अगर हम इस पूरी जो ये है साइकिल, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज में अगर 6 कार्बन है और वो 6 के 6 कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ही मिलने हैं, तो हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक RUBP एक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने RUBP चाहिए हमें, अगेन 6। ये फर्स्ट जो है कार्बन कंपाउंड बन गया। इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये बनता है और साथ साथ में ही स्प्लिट हो जाता है। तो मेन जो सिग्निफिकेंस है वो किसका है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये है 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर 6 जो है RUBP थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आई। अब इसको अगर हम बैलेंस करें, अगर हम टोटल कार्बन गिने कितने थे, ये 5 कार्बन वाला RUBP है 1, और हमने यहाँ पर कितने RUBP लिए, 6, यानी कि टोटल कितने कार्बन के एटम्स हो गए, 6 × 5 30, और 6 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, टोटल कितने हो गए 36 कार्बन। और PGA कितना है, 3 कार्बन वाला है। टोटल कार्बन जो है, कोई भी देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कार्बन जितने थे उतने के उतने ही रहेंगे। कभी 2 कार्बन वाला एटम बन सकता, कंपाउंड बन सकता है, कभी 3 वाला, कभी 4 वाला, कभी 6 वाला। ना तो 6 से बढ़ेगा ना कम होगा, हो सकता है नंबर बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 वाली चीज को 3 में तोड़ दिया था। टोटल कितने कार्बन थे यहाँ पर हमारे पास, 36। तो ये कितने हैं, एक कार्बन 3, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 12। अगर 12 PGA होंगे तो 12 3 36 कार्बन हमारे एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ऐसे ही सेम रहेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ, क्योंकि ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 12 ही मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। अब इन 12 में से जो 10 हैं वो तो रीजनरेशन के लिए चले जाते हैं। 10 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड RUBP में दोबारा बदल जाते हैं। जो बाकी के बचते हैं 2, वो इधर जो है एक तो वेस्ट हो जाता है और एक जो है वो अपना कार्बन छोड़कर यहाँ पर ग्लूकोज बनाने के लिए दे देता है कि ग्लूकोज को मैंने अपना कार्बन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, जब ये रीजनरेशन हो रही है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 10 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फिर से RUBP बना रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से ATP जो है वो खर्च हो रही है, एक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के लिए 1, लेकिन यहाँ पर कितने फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हैं, 12, तो यहाँ पर कितने ATP खर्च हो रहे हैं, 12।
सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है एटीपी कितने हो जाएंगे हमारे 12 एटीपी। NADPH2 हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 12 NADPH2 और 12 NAD में, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पर कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर हम इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, आपका बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स का, ऐसे ही हम यहाँ पर एनर्जी की बैलेंस शीट एक बनाएंगे कि अगर हमने जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो यहाँ पर हम गिनते हैं कितने एटीपी लग रहे हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 12 एटीपी, यहाँ पर भी 12 एटीपी, दोनों तरफ चल रहे हैं, इधर भी एटीपी इधर भी एटीपी, और यहाँ पर कितने नैड यूज हो रहे हैं 12 NADH2 यूज हो रहे हैं एक ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन बनाने के लिए। वही अगर हम देखें कि क्वेश्चन ज्यादातर आपको ऐसा पूछा जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स करने में इनटू ग्लूकोज कितने एटीपी लग रहे हैं, यहाँ पर हमारे 3 एटीपी लग रहे हैं और लग रहा है 1 NADPH2। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, या इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो मैम, नो मैम। तो इस तरह से ये जो है C3 साइकिल जो है वो ऑपरेट करता है। अब इसकी आती है बैलेंस शीट। वैसे जो कभी भी इसमें पूछा नहीं जाता है थ्योरी क्वेश्चन में, ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो अगर हम देखें एटीपी कितने बन रहे हैं फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एटीपी यहाँ पर, 1 एटीपी यहाँ पर, टोटल एटीपी कितने हो गए 3 एटीपी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और NADPH2 कितने यूज हो रहे हैं 2। एक NADPH2 कितनी एनर्जी रिलीज करके देता है 3 एटीपी के बराबर। तो 2 NADPH2 कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे 6 एटीपी। तो 3 एटीपी यहाँ पर, 6 एटीपी यहाँ पर, यानी कि टोटल 18 एटीपी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और अगर 6 हमने करने हैं तो उस हिसाब से इंटू 6 कर दो। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी C3 साइकिल की। ठीक है, होप ये लेक्चर आज का आपको क्लियर हो गया होगा।